हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमने क्लास 10th साइंस यानी कि विज्ञान का हमने चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को लगभग कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि जो लास्ट टॉपिक है, फिर इसके बाद दोस्तों एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा दोस्तों। ठीक है ना। देखिए, संक्षारण, विकृत गंधिता और यशत लेपन, ये आज के हमारे टॉपिक हैं दोस्तों, जो कि इस पार्ट को समाप्त करते हैं दोस्तों। इसके बाद 2-3 अभिक्रिया और होती हैं दोस्तों, जो आपको जानना अति आवश्यक होता है, उनको भी दोस्तों मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। देखिए, सबसे पहले बात आती है दोस्तों संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं दोस्तों? देखिए, क्षारण का मतलब होता है दोस्तों क्षय होना यानी कि नष्ट होना दोस्तों। ठीक है ना। तो संक्षारण मतलब ऐसा होता है दोस्तों, कह सकते हैं कि जो कोई हमारी लोहे की धातु है दोस्तों, आप मार्केट से लोहा लेके आते हैं दोस्तों, तो लोहे की धातु को क्या होता है दोस्तों कि ये हमारी नम आर्द्रता या दोस्तों कह सकते हैं मिट्टी में अगर रह जाती है तो वह दोस्तों नष्ट होना प्रारंभ कर देती है। अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ती है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, वह क्षय होना प्रारंभ कर देता है। नहीं आया समझ में? देखो, जैसे मार्केट से एक लोहा लेकर आए थे दोस्तों, जैसे ये क्या है दोस्तों, हमारी लोहे की वस्तु है दोस्तों। ठीक है ना, वस्तु है बच्चों हमारी लोहे की। अब ये जैसे हमारी रॉड है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, यदि हम दोस्तों पानी यानी कि वाटर होता है, जो हमारा पानी हो चाहे मिट्टी हो दोस्तों, मिट्टी आप सभी जानते हैं दोस्तों, आर्द्रता यानी कि वही दोस्तों हमारी नम, ओके, और खुले आसमान, ठीक है ना बच्चों, रात्रि में, क्योंकि ओस गिरती है दोस्तों, है कि नहीं है। तो देखिए, जब हम लोहे की वस्तु को या तो किसी पानी में पटके दोस्तों, ठीक है, या फिर दोस्तों हम किसी मिट्टी में पटके जिसमें उसमें नमी उपलब्ध हो दोस्तों, ठीक है ना। कई मिट्टी होती है ना जिसमें नमी उपलब्ध होती है। आर्द्रता यानी दोस्तों मैंने बता दिया, यानी गीलापन यानी कि एक तरह से नमी युक्त। रात्रि में खुले आसमान के नीचे दोस्तों यानी छत पर हम वस्तु को छोड़ते हैं तो पानी में ओस गिरती है दोस्तों। आप सभी को पता है रात्रि में जो ओस आती है उससे भी हमारी जो लोहे की वस्तु है इस पर क्रिया होने प्रारंभ कर देती है। क्योंकि दोस्तों लोहा हमारा क्या है दोस्तों, आयरन है, ऑक्सीजन वायुमंडल में है ही है दोस्तों, और जल इसको उपस्थित हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना, क्या हो जाता है, आयरन यानी कि दोस्तों हमारा लोहा है, ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित होती है और जल हमारा एक तरह से नमी युक्त होती है दोस्तों। ठीक है ना, पानी होता है, मिट्टी में नम होगी, आर्द्रता होगी, या खुले आसमान में ओस दोस्तों। ठीक है ना, छोड़ देते हैं तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा दोस्तों, हमारा Fe2O3XH2O दोस्तों। ठीक है ना। अब ये X क्यों आया है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसकी मात्रा दोस्तों कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर X लिखा है। और ये होता है दोस्तों हमारा जंग का सूत्र दोस्तों। ठीक है ना, किसका हो जाता है दोस्तों, जंग का सूत्र हो जाता है। तो आयरन समझ में, ये क्या है, हमारा लोहा जिसको हम दोस्तों आयरन बोलते हैं। वायुमंडल ऑक्सीजन से मिल जाती है, जल भी हमारा वायुमंडल में उपस्थित होता है, जैसे कि नम युक्त भूमि होती है, आर्द्रता होती है, गीली होती है दोस्तों, चाहे हमारी ओस हो सकती है, चाहे वाटर हो सकता है, चाहे पानी हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना, इसमें रिएक्शन करके ये जंग का सूत्र बनाएगा Fe2O3 दोस्तों। ठीक है ना, वैसे तो दोस्तों मोस्ट सिंपलिटी यही होता है Fe2O3, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। N2 बिंदु लगा हुआ दोस्तों तो N2 बोलते हैं। X यानी कि जल की मात्रा कितनी है, और H2O यानी कि जल। ओके दोस्तों, आया कि नहीं आया समझ में यहां तक? बताओ, ये सांद्रता हो जाती है दोस्तों कि किसी भी वस्तु पर क्या होगा दोस्तों, जब आर्द्रता में या खुले आसमान के नीचे या कहीं पर रखते हैं तो उस पर जंग लगना प्रारंभ हो जाता है, उसी को ही क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे हम लोहे की वस्तु है दोस्तों, चमकीली मार्केट से लेके आते हैं, इसे खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो क्या होता है, रात्रि में ओस गिरती है, वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ये रिएक्शन करके इस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ती है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसी प्रकार जो हमारा कॉपर होता है ये भी हमारे रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है दोस्तों। ठीक है ना, और ये काला होता है दोस्तों, कैसा होता है, काला।
आया कि नहीं आया समझ में? ये कॉपर धातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी वायुमंडल में उपस्थित होकर और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर देती है। तो आया ना, तो ये भूरे रंग की परत छड़ती है लोहे पर, कॉपर पर दोस्तों काले रंग की छड़ती है। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाता है हमारा संचालन दोस्तों। इसके नोट्स आपको पता ही है दोस्तों, कहाँ मिल रहे हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसकी लिंक दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो इसके बाद देखते हैं दोस्तों विकृत गंधिका। ये कंप्लीट हो गया, अब इसको देखते हैं दोस्तों। देखिए विकृत गंधिका क्या होती है दोस्तों। जैसे दोस्तों हम देखते हैं कि भोज्य पदार्थ खाते हैं हम, जिनमें वसा उपस्थित होती है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि वे भोज्य पदार्थ जिनमें वसा उपस्थित होती है, यानी कि वसा युक्त, या दोस्तों हम कह सकते हैं तेलीय, ओके, भोज्य पदार्थ दोस्तों, ओके। जब वसा युक्त या तेलीय भोज्य पदार्थों को दोस्तों हम क्या करते हैं, लंबे समय तक, जैसे दोस्तों हमारी माता ने मॉर्निंग में भोजन बनाया और उसको हमने किसी बर्तन में रखकर ढका नहीं दोस्तों, ठीक है ना, ढकते नहीं है, तो हम संजा तक देखते हैं दोस्तों, या उससे अगले दिन या उससे अगले दिन 2 या 3 दिन के बाद हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारी माता श्री भोजन बनाती है उसके ऊपर सफेद वाइट वाइट फफूंद जम जाती है दोस्तों। क्या जम जाती है? सफेद वाइट वाइट फफूंद जम जाती है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है, हमारा जो भोजन या भोज्य पदार्थ होता है वह संदूषित हो जाता है, यानी कि दोस्तों वह खाने योग्य नहीं होता है, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं विकृत हो जाता है। विकृत यानी कि दोस्तों खराब, ओके, क्या हो जाता है बच्चों, वो हमारा खराब हो जाता है। अब बात आती है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विकृत गंधिका कहते हैं, ठीक है ना। आया कि नहीं समझ में बच्चों? देखिए जब माता श्री हमारी भोजन बनाती है जिसमें वसा उपस्थित होती है, चाहे तेलीय पदार्थ होते हैं दोस्तों, जो तेलीय भोज्य पदार्थ होते हैं उनको हम लंबे समय तक बच्चों, लंबे समय जानते हैं ना, आज नहीं दोस्तों, 2 4 5 6 7 दिन के अंदर दोस्तों उस पर क्या होता है, सफेद फफूंद जम जाती है। ये तो आपने देखा है, कभी कभी ग्रीन कलर की भी फफूंद जमती है दोस्तों, ओके। तो वो क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है, अर्थात दोस्तों वह दूषित हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। इसी चीज को ही बोलते हैं दोस्तों विकृत गंधिका दोस्तों, ओके। बताइए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जो हमारे वसा युक्त भोजन जो होता है दोस्तों, ये है, इसमें ऑक्सीजन क्रिया कर जाती है दोस्तों। क्या कर जाती है? ऑक्सीजन क्रिया करके क्या हो जाते हैं दोस्तों, उनको उपचयित कर देते हैं या ऑक्सीकृत कर देते हैं बच्चों। बताइए आया कि नहीं आया समझ में? जब मैंने आपको अपचयन और उपचयन बताए थे, तब मैंने आपको दोस्तों उपचयित और ऑक्सीकृत का मतलब बताया था, ऑक्सीकृत या ऑक्सीकरण दोस्तों, ओके। और जब क्या होता है, जब ऑक्सीजन किसी धातु के साथ जुड़ती है, ठीक है ना, तो उसे क्या कर देती है, उपचयित कर देती है, या फिर दोस्तों उसे ऑक्सीकृत कर देती है। जैसे भोज्य पदार्थ होते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन इनसे क्रिया करके फफूंद बना देती है दोस्तों। क्या बनाती है दोस्तों? फफूंद बनाती है, यानी कि विकृत कर देती है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? जब ऑक्सीजन इनसे जुड़ती है दोस्तों वसा युक्त भोजन से या तेलीय युक्त भोजन से, तो ये उपचयित या ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब बात आती है बच्चों कि इन भोजन को हम किस प्रकार से बचा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वसा युक्त व तेलीय युक्त भोज्य पदार्थों को दोस्तों हम वायुरोधी बर्तनों, ओके दोस्तों, वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन इन पदार्थों से क्रिया नहीं करेगा दोस्तों, ओके। जब ये ऑक्सीजन इनसे क्रिया नहीं करेगा तो हमारी जो वस्तु होती है भोज्य पदार्थ वाली, वे सुरक्षित रह जाती है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपने देखा है, वायुरोधी बर्तनों में रख देते हैं, या फिर दोस्तों हम किस में रखते हैं दोस्तों, फ्रीज में रखते हैं कि नहीं रखते हैं दोस्तों, सब्जी को रखते हैं, और रोटी जहाँ होती है उसको हम बर्तन में रखकर ढक देते हैं ऊपर से दोस्तों, ओके। तो आया ना कि समझ में, कि जो वायुरोधी बर्तन होते हैं उनमें भी रख देते हैं, चाहे फ्रीज में रख देते हैं, इससे क्या होता है, हमारा भोजन बचा रहता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जैसे मार्केट में जो हमारे चिप्स के पाउच आते हैं, पोटैटो चिप्स, टमाटो चिप्स, नमकीन आती है दोस्तों, उनको दोस्तों
पाउचों में यानी कि थैलियों में भरने से पहले उसमें से दोस्तों ऑक्सीजन जो होती है उसको बाहर निकालते हैं। ओके दोस्तों, पाउच में से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और फिर दोस्तों ऑक्सीजन की जगह इसमें नाइट्रोजन भर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी वस्तु होती है वसा युक्त या तेलीय भोज्य पदार्थ होते हैं वह पाउचों में लंबे समय तक दोस्तों सुरक्षित रहते हैं। ओके, हम समझ सकते हैं दोस्तों कि पाउचों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बताइए आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया कंप्लीट बच्चों? देखो समझ में आ रहा है तो बच्चों साथ साथ में कमेंट करते जाइए कि सर हमको बहुत अच्छी तरह से शानदार तरीका से समझ में आ रहा है। कहां पर समझ में आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझको बताइए कि सर इस स्थान पर हमको समझ में नहीं आया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है विकृत गंधता दोस्तों। अब बात आती है बच्चों हमारी नंबर 3 किसकी, यशद लेपन दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण दोस्तों। अब बात आती है इसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों जैसे हमारा ये लोहा है दोस्तों, ठीक है ना, मार्केट से लाकर हम क्या करते हैं, इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि इस पर हम कुछ देखिए दोस्तों जैसे लोहा है, हमारे जो लोहे के गेट होते हैं उनको बाहर लगाते हैं दोस्तों। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होती है, लोहा होता है हमारा, और उसमें क्या होते हैं, जल होते हैं, जिससे दोस्तों क्या होता है, हम लाते हैं तो चमकीला, परंतु कुछ दिन बाद ये काला या भूरा पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों क्या होता है, जो हमारी लोहे की जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना, लोहे की जो वस्तुएं होती हैं दोस्तों उन पर पेंट कर देते हैं, या फिर दोस्तों जस्ते की जैसे जिंक की या तांबे की क्या कर देते हैं दोस्तों, परत चढ़ा देते हैं। ओके, किसकी, जस्ते या जिंक की परत चढ़ा देते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि लोहे पर दोस्तों ध्यान रखना, लोहे पर जस्ता या जिंक की या कांसे की क्या करते हैं, परत चढ़ाने की क्रिया को ही दोस्तों, ठीक है ना, परत चढ़ाने की क्रिया को हम दोस्तों यशद लेपन कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके आज के तीनों टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा टॉपिक है, जैसे कुछ अभिक्रियाएं हैं दोस्तों जो आपसे पूछ सकते हैं, जो आपके सिलेबस में है और कुछ अलग तरीका से हैं। जैसे दोस्तों मैं बताता हूं आपके लिए, चलो पहले इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके नोट्स दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे दोस्तों। केवल आपको दोस्तों क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है दोस्तों। उसमें आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं कि सर हमको किस चीज के नोट्स कब मिलेंगे। ओके, चलो इसको साफ करते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों हमारी ये 3 रिएक्शन और होती हैं दोस्तों जो हमारे सिलेबस में कभी कभी इससे संबंधित दोस्तों केवल रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं, किस अभिक्रिया के आधार पर किया गया है, इस प्रकार से पूछ सकते हैं। या फिर दोस्तों पूछ सकते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ओके दोस्तों, ये 3 अभिक्रिया और हैं दोस्तों जिसको हम आसानी से समझ लेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, कि वह रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों, ठीक है ना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी द्रव विलयन को दोस्तों, ठीक है ना, कोई द्रव विलयन होते हैं दोस्तों 2, ठीक है, उसमें क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है दोस्तों, परंतु दोस्तों क्या होता है, द्रव विलयनों से दोस्तों, द्रव विलयनों में तो दोस्तों क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, परंतु लास्ट में उत्पाद के रूप में दोस्तों कठोर पदार्थ का निर्माण होता है यानी ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। इसी को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद को दोस्तों अवक्षेप कहेंगे। जैसे दोस्तों मैं रिएक्शन बताता हूं आपके लिए, एजी यानी कि सिल्वर नाइट्राइड दोस्तों, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्राइड की अभिक्रिया दोस्तों हम किससे कराते हैं, पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं, सॉरी दोस्तों, हाँ सॉरी, पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं दोस्तों। तो देखिए एजी क्लोराइड प्लस किसका निर्माण होगा दोस्तों, पोटेशियम नाइट्राइड का, किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम नाइट्राइड का। अब देखिए दोस्तों ये हमारा द्रव विलयन है और ये भी हमारा द्रव विलयन है, परंतु दोस्तों जो सिल्वर क्लोराइड है हमारा, ये हमारा दोस्तों ठोस है और ये भी दोस्तों हमारा क्या है, द्रव विलयन है। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा अवक्षेप है। ओके बच्चों, ये क्या है, हमारा अवक्षेप
और अवक्षेप के लिए दोस्तों डाउन एरो लगाते हैं हम। जैसे कि दोस्तों अप एरो हम किसके लिए लगाते हैं, जब ऑक्सीजन गैस या सॉरी दोस्तों हाइड्रोजन गैस या किसी भी प्रकार की गैस बाहर निकलती है। तो देखिए दोस्तों ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि सिल्वर नाइट्राइड का अभिक्रिया, इसका विलयन और इसका विलयन दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड का विलयन किससे कराते हैं, तो कराने पर दोस्तों अवक्षेप प्राप्त होता है किसका, सिल्वर क्लोराइड का, और पोटेशियम नाइट्राइड विलयन बनता है। ओके, अब बात आती है बच्चों कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होगा, जो हमारा नाइट्राइड है, जो ठीक है ना, नाइट्राइड यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बोलते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन प्लस। ओके दोस्तों, देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस और इधर 42.0 कैलोरी दोस्तों। अब देखिए इतना आपको समझना है किस प्रकार से। देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों जिसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक होते हैं दोस्तों हमारे, एक अभिकारक अभिकारक, दोनों अभिकारक दोस्तों क्या करते हैं, ऊष्मा ग्रहण करके रिएक्शन करते हैं दोस्तों। देखिए इन दोनों अभिकारक हैं दोस्तों, एक अभिकारक तो ये है हमारा, ओके, और एक अभिकारक बच्चों हमारा ये है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा ग्रहण करके या ऊर्जा ग्रहण करके क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं या क्रिया करते हैं, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ओके, अब इन दोनों में रिएक्शन हो जाएगी दोस्तों, तो इधर बनता है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके दोस्तों, क्या बनेगा हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हमारी गैस है दोस्तों, ये भी गैस है और ये भी गैस हो जाएगी, नाइट्राइड ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। ये पदार्थ होता है दोस्तों हमारा, गैसों से मिलकर नाइट्राइड ऑक्साइड गैस ही होगी दोस्तों, ठीक है ना, ये बन जाता है। चलो ये कंप्लीट हो गई। अब बात आती है दोस्तों हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए इस बात को समझना अति आवश्यक है दोस्तों कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें दोस्तों आप विस्थापन अभिक्रिया भी समझेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोस्तों विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया से संबंधित ही होती है। परंतु दोस्तों क्या होता है, इसमें कभी कभी दोस्तों यौगिक या तत्व के स्थान की जगह केवल आयन या परमाणु क्या होते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उसको ही बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं इसकी परिभाषा बोलूं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दोस्तों, ठीक है ना, एक अभिकारक का परमाणु या आयन दोस्तों, ठीक है ना, पहले अभिकारक का परमाणु या आयन प्लस में लगता है दोस्तों, जो दूसरा परमाणु होता है हमारा या दूसरा जो अभिकारक होता है उसमें उपस्थित दोस्तों परमाणु या आयन से क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपके लिए, देखिए जैसे मेथिन क्लोराइड दोस्तों, ठीक है ना, ये क्या है हमारा मेथिन क्लोराइड है और ये क्लोरीन से अभिक्रिया करके दोस्तों क्या बनाता है, हमारा मेथिन क्लोराइड बनाता है और क्लोरीन यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है कि ये संतुलित है कि असंतुलित है दोस्तों। देखिए इसमें क्या हुआ है, इधर जो हमारा कार्बन के ये क्या है दोस्तों, आयन है हमारे, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है ना, कार्बन के 4 हाइड्रोजन आयन है, इधर दोस्तों क्लोरीन के कितने थे हमारे, 2 हाइड्रोजन आयन थे दोस्तों, कितने आयन हैं, 2 आयन है क्लोरीन के। ओके, अब भाई इसके आयन है तो इसने क्या किया, इसके स्थान से इस वाले ने इसको विस्थापित कर दिया, तो देखिए दोस्तों इधर क्या रह गया हमारा CH3 और ये इसके आगे जुड़ गया। ओके दोस्तों, क्या हो गया, जुड़ जाता है, और देखिए दोस्तों इधर क्या रह जाता है हमारा Cl ही रह जाता है, इधर से हाइड्रोजन जाएगा तो क्या होगा, देखिए दोस्तों C प्लस में क्या बन जाएगा, HCl। ओके, बना कि नहीं बना, देख लिए CH3HCl। अब देखिए इसको संतुलित करना पड़ेगा दोस्तों हमको, तो देखिए इधर कार्बन कितने हैं हमारे, 1 है, इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 3 और 1 4 है दोस्तों, सही है, इधर क्लोरीन 1 और 1 2 है, इधर 2 और 1 3 है, तो इधर 2 लगा देता हूं दोस्तों, क्योंकि 4 और क्लोरीन हो गई, इधर 2 इधर 2, इधर कितनी है, 1 ही है, इधर 2 है, तो मैं इधर 2 लगाता हूं दोस्तों, ठीक है,
तो इधर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इधर भी 2 लगा देता हूं, तो 2 और 2 4 हो जाती हैं। 2 कार्बन है तो दोस्तों 2 कार्बन है गए, 6 दूनी यानी कि 2 तिया 6 और 2 हाइड्रोजन 8 हो गए। जैसे हम देख सकते हैं दोस्तों, इधर कार्बन बराबर कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन बराबर कितने हैं दोस्तों, 8 हैं, 4 दूनी 8, और क्लोरीन बराबर कितनी है, 2 एकम 2 और 2 4 हैं। ओके, इधर देखते हैं दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोस्तों। तो देखिए इधर कार्बन 2 हैं दोस्तों, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। और 2 एकम 2 2 क्लोरीन, और 2 एकम 1 2 क्लोरीन, तो कितनी हो गई, 2 और 2 4 हो गई दोस्तों। तो देखिए ये क्या हो जाती है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। ओके ना, चलो तो ये दोस्तों अवक्षेपण हो गई, ऊष्माशोषी हो गई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, समझ गए ना। अब देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, तत्व की जगह आयनों का भी विस्थापन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन में आयन, दोस्तों हम कह सकते हैं द्विविस्थापन जो होती है हमारी, उसमें आयन द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। यदि दोस्तों आयन का हो रहा होगा दोस्तों, जैसे H प्लस होता है, ये आयन होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जहां पर आपको H प्लस, Cl माइनस या कुछ भी दिख जाए दोस्तों प्लस माइनस, वे हमेशा दोस्तों इसके आगे आपको आयन लगाना है। फिर आपको पहचानना है कि वे विस्थापन है कि द्विविस्थापन है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ओके, अगर प्लस आ गए तो आपको केवल आयन लगाना पड़ेगा उस अभिक्रिया से पहले। आपसे पूछेगा कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो आपको बोलना पड़ेगा आयन द्विविस्थापन या आयन योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम चैप्टर नंबर 2 दोस्तों, ठीक है ना, अम्ल क्षार लवण के बारे में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, जिससे वह भी अपनी तैयारी कर सके दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।